बाल टूट कर पीठ के इस हिस्से में बिल्कुल निचले हिस्से में जाके वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और क्योंकि बैठने के अमल में यहाँ की स्किन जो है वो ज़रा स्ट्रेच हो जाती है, तो स्ट्रेच हुई हुई स्किन जो है वो एक कमज़ोर स्किन होती है। और वहाँ पर जब ये बाल जो कि सख्त बाल होते हैं जब वहाँ पर गिरते हैं तो ये बाल वहाँ पर छोटी छोटी चोट देते देते वहाँ पर सुराख कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। केयर विद डॉक्टर ज़ीशान यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ग़ुलाम सरानी, और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान सरवर साहब। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाइलोनाइडल साइनस, इसके अलावा इसके अलामात क्या हैं, इसकी तशख़ीस कैसे कर सकते हैं और इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद आम बात ये है कि इलाज भी हो जाता है तो फिर अगर ऑपरेशन हो जाता है तो ऑपरेशन के बाद एहतियात क्या करें, इन सब पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि पाइलोनाइडल साइनस क्या है, व्हाट इज़ पाइलोनाइडल साइनस। थैंक यू वेरी मच शिरानी। पाइलोनाइडल साइनस एक ऐसी बीमारी है, पीठ के ऊपर पखाने वाली जगह से थोड़ा सा ऊपर सेंटर में जाकर मक्कत से थोड़ा सा ऊपर एक सुराख बन जाता है। कुछ लोगों में जिन लोगों में ये सुराख बन जाता है तो फिर ये जो सुराख है ये इसकी वजह से मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं। ये जो सुराख का बनना है इस जगह के ऊपर और उससे डिफरेंट अलामात का आना जो है, इसको हम पाइलोनाइडल साइनस की बीमारी का नाम देते हैं। बहुत स्पेशल पॉपुलेशन होती है जिसमें ये बीमारी होने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। वो लोग जिनको बैठने का काम जिनका बहुत ज़्यादा होता है, और वो लोग जिनकी कमर पे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनमें इस बीमारी के होने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। इस बीमारी की अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो ये बीमारी उन लोगों में पहली बार नोटिस की गई जो कि ट्रक ड्राइवर थे, जो कि बहुत देर तक ड्राइवर की सीट पे बैठ के ट्रक चलाते रहते थे और कमर बहुत ज़्यादा बालों से भरी होती थी। तो जब हम बहुत देर तक बैठे रहते हैं और कमर पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं तो यही जो बाल हैं ये बाल मुस्तकिल बैठने की वजह से टूटते रहते हैं। ये बाल टूट कर पीठ के इस हिस्से में बिल्कुल निचले हिस्से में जाके वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। और क्योंकि बैठने के अमल में यहाँ की स्किन जो है वो ज़रा स्ट्रेच हो जाती है, तो स्ट्रेच हुई हुई स्किन जो है वो एक कमज़ोर स्किन होती है। और वहाँ पर जब ये बाल जो कि सख्त बाल होते हैं जब वहाँ पर गिरते हैं तो ये बाल वहाँ पर छोटी छोटी चोट देते देते वहाँ पर सुराख कर देते हैं। और यही सुराख बाद में जब बड़े होने शुरू हो जाते हैं और उसमें रेशा पड़ जाता है, उसमें इन्फेक्शन का एलिमेंट आ जाता है, तो इस सुराख को हम पाइलोनाइडल साइनस का नाम देते हैं। तो इसी तरह से जो लोग जो आईटी के वर्कर्स हैं, जो लोग बहुत लंबी देर तक बैठ के काम करने की आदत है और कमर पे बाल बहुत ज़्यादा हैं, ये सारे वो लोग हैं जिसमें ये जो बीमारी है, ये बीमारी होने का इम्कान जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। सर भी इसकी अलामात जो हैं वो किस तरह हमें पता चलेंगे कि इसकी अलामात हैं। ये मरीज़ जब आपके पास आता है तो मरीज़ आपसे आके ये कहता है कि डॉक्टर साहब पीठ के इस हिस्से में पखाने से जस्ट ऊपर सेंटर में आकर यहाँ पर मुझे दर्द होती है और मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ पर कोई सुराख है, कोई ज़ख़म है जिसमें दर्द होती है, और दर्द के साथ वहाँ पर उसको बुखार की होने की कैफ़ियत भी महसूस होती है। कुछ लोगों को यहाँ से खून और गंदा मवाद निकलने की शिकायत भी होती है। और कुछ ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जिसमें सेंटर में भी एक प्रॉब्लम चल रही होती है और उससे 2-3 सेंटीमीटर हट के साइडों के ऊपर भी कोई इसी तरह का जो रेशे वाला जो दाना है वो बन जाता है। और वो जब दाना बना होता है तो उस टाइम वो शिद्दत के साथ दर्द करता है और बुखार की कैफियत करता है, और जब वो दाना रिस जाता है, फट जाता है, तो उसमें से गंदा खून और मवाद वो निकल जाता है, तो फिर दर्द में कदरे अफाका हो जाता है। तो यही साइकिल बार बार रिपीट होते रहते हैं और मरीज़ इस तकलीफ़ में मुस्तकिल चलता रहता है। सर फिर इसकी तशख़ीस कैसे की जाए। तशख़ीस रानी ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें जैसे पखाने की जगह की मुख्तलिफ़ बीमारियों के बारे में हमने बातें की, ये भी एक ऐसी ही बीमारी है जिसमें तशख़ीस के लिए हमें अपने मौलिद से मशवरा करना चाहिए, अपने मौलिद से मिलना चाहिए। इसके लिए किसी ख़ास टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती।
हमें सिर्फ मौलिद से मिलना है, वो मुआयना करे और उसमें जब भी पखाने की जगह से ऊपर, मकद से ऊपर सेंटर में सुराख हो और उस सुराख के अंदर बहुत सारे बाल हों और उसमें इन्फेक्शन हुई हो, तो यही देख के ही आपका मौलिज तशख़ीस कर देता है कि ये आपको पाइलोनेडल साइनस की बीमारी है। इसको किसी ख़ास टेस्ट की या किसी एक्सरे या सीटी स्कैन की ज़रूरत नहीं है। सर फिर इसका इलाज कैसे करें? इलाज के बारे में दो बातों को बहुत शिद्दत से जहन में रखना चाहिए कि पाइलोनेडल साइनस की जो बीमारी है, ये इस बीमारी के बहुत सारे ऑपरेशन राइज हैं और मेरा ये ख्याल है कि किसी भी बीमारी के जब बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होते हैं, इसका मतलब तो ये है कि कोई भी ऑपरेशन बहुत अच्छा ऑपरेशन नहीं है। तो इसलिए कोशिश हद्दुल वसा ये करनी चाहिए कि आप इस बीमारी में ऑपरेशन से दूर रहें। तो अगर ऑपरेशन नहीं करें तो फिर हमारे पास इलाज हम इसका कैसे करें, तो उसके बारे में सिर्फ 3 बातें आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो वजह इस बीमारी के पहली दफ़ा होने में है, वही वजह इस बीमारी के ऑपरेशन के बाद भी दोबारा हो जाने में भी वही अवामिल कार फरमा होते हैं। बताना ये चाहता हूँ कि अगर आप ऑपरेशन करवा भी लें और अगर ऑपरेशन के बाद भी आप अपने बैठने की मुतवातर बैठने की रूटीन को नहीं बदलेंगे, तो ऑपरेशन के बाद भी ये काम दोबारा होने का एहतमाल बहुत ज़्यादा होगा, ये बीमारी दोबारा होने का एहतमाल बहुत ज़्यादा होगा। और अगर कमर पे बाल रहेंगे और वो बाल गिरने का, टूटने का अमल भी जारी रहेगा, तो ऑपरेशन के बाद भी जो ज़ख़म बनेगा और वो भर जाएगा, उस ज़ख़म के ऊपर भी फिर ये बीमारी दोबारा होने का इम्कान भी रहेगा। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी ऐसा मरीज़ आए तो बजाय ये कि आप उसको डायरेक्ट ऑपरेशन की तरफ लेके जाएं, आप पहले उसको इस चीज़ के ऊपर लेके आएँ कि वो अपनी रूटीन को ठीक करे, अपनी बैठने की रूटीन को ठीक करे। उसके बारे में कोई सोचे कि अगर वो आईटी का बंदा है तो क्या वो काम कोई खड़ा करके, कोई बना के डेस्क उसके ऊपर ये काम कर सकता है। अपनी तवील बैठने की रूटीन को बदले, अपने कमर के बाल को ख़त्म करवाए। कमर के बालों को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन उसको शेव करके उतारने से, वैक्स करके उतारने से चीज़ें जो है, मेरा अपना ख्याल है कि प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं, बार बार काम ये करना पड़ता है। इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है, मेरा मशवरा ये है कि जो कमर के बाल हैं उनको उनकी लेज़र ट्रीटमेंट करा ली जाए। तो 1 या 2 या 3 मैक्सिमम सेशन होंगे और फिर ये कमर के बाल मुस्तकिल तौर पर वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो जो 2 बातें मैंने आपके सामने की कि आप ऑपरेशन से पहले अपने बैठने की रूटीन को बेहतर करें। दूसरा, आप अपने कमर के बाल हैं उनको लेज़र ट्रीटमेंट करवा के उनको वहाँ से ख़त्म करें। और तीसरा, ये जो जहाँ पर सुराख है, जहाँ से रेशा और मवाद निकलता है, उस जगह की सफाई दिन में 1 मरतबा या 2 मरतबा करें। सिंपल स्पिरिट स्वैप्स उस जगह को साफ़ करना चाहिए और कोई छोटा सा साफ़ इंस्ट्रूमेंट लेके सारे वो बाल जो उस सुराख के अंदर जाते हैं, नज़र आते हैं जाते हुए, उसको वहाँ से निकाल के उसकी सफाई करनी चाहिए। तो ये 3 काम हैं जो कि हमें करने चाहिए। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे कि जो इन 3 कामों को मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये काम करें, तो ये जो सुराख हैं, जो छोटे छोटे सुराख हैं, ये बंद भी हो जाते हैं और इस बीमारी से लोग तंग नहीं होते। लेकिन अगर चीज़ें इसके साथ भी ठीक ना हो रही हों, तो फिर हमारे पास 2 डिफरेंट तरीका इलाज हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे होते हैं। एक तो हमारे पास एक दवाई अवेलेबल है जिसको हम फिनोल का नाम देते हैं। तो हम ये दवाई उस रास्ते के अंदर डाल देते हैं और इस रास्ते के अंदर डालने के साथ ये जो रास्ता है, ये इसके बंद होने का इम्कान बढ़ जाता है। ये जो इलाज है, ये हमें शायद 2 या 3 बार करना पड़े और शायद उसका फेलियर भी हो जाए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फिनोल के 1 बार, 2 बार या मैक्सिमम 3 बार डाल लेने से उनकी ये बीमारी का इलाज हो जाता है। लेकिन अगर कुछ लोग फिनोल के साथ भी अगर ठीक नहीं हो पाते, तो फिर हम उनको ऑपरेशन की तरफ ले जाते हैं। ऑपरेशन में हमारा काम ये होता है कि हम लोग ऑपरेशन में ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को निकाल देते हैं और इसको दोबारा उसको आपस में जोड़ देते हैं और ये जो सुराख है वो उसमें उसका हल निकल आता है। सर, आपने अभी दरमियान में भी फिनॉल के बारे में बताया है। हमारे बहुत से पहले भी हमने बातें करते रहते हैं कि लोग खुद से शुरू हो जाते हैं।
क्या ये काम उनको खुद करना चाहिए या उनके कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए? फिनोल का काम खुद नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी दवाई है, ये एक ऐसा केमिकल है, ये एक ऐसा मटेरियल है जो जिल्द में लगता है तो ये जिल्द को जला देता है। तो इसलिए आप अपने मौलिज के मशवरे के साथ मौलिज से ये काम करवाएं। तो ये एक बड़ा एहतियात से करने वाला काम है। ठीक है कि ये काम हमें इसमें बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती, ये हम सुन करके ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये काम घर पर नहीं हो सकता। आप किसी भी जगह पर उसको एक्स्ट्रा लग जाएगा तो वो जगह जल जाएगी। तो इसलिए फ़िनोल का काम ये एडवाइजेबल नहीं है कि हम उसको ख़ुद घर पे कर लें। बिल्कुल नाज़रीन, याद रखिएगा। सर, इसके बाद ऑपरेशन हो गया है, ऑपरेशन के बाद हमें एहतियातें क्या करनी चाहिए, घर में भी और हॉस्पिटल? ऑपरेशन के बाद सैलानी एहतियात फिर वहीं पर बात आएगी जो हम इस वीडियो में बार बार बात करे जा रहे हैं कि जो ऑपरेशन के बाद भी हमें उन एहतियातों पे काम करना है जिनकी वजह से ये बीमारी हुई। ऑपरेशन के बाद भी हमें अपनी जो सिटिंग है उसके ऊपर कंट्रोल करना है कि हम बहुत ज़्यादा देर तक मुस्तकिल तौर पे ना बैठा करें, हम बार बार अपनी पोजीशन को चेंज करें, हम अपने कमर के बालों को साफ़ करें और कमर के बाल जो हैं वो वहाँ पर ना हो ताकि ये बीमारी के दोबारा होने का इम्कान ना हो। और जो ज़ख़म है ऑपरेशन के बाद हुआ उसको साफ़ रखने की ज़रूरत है, उसकी पट्टी दिन में कम से कम 1 मरतबा करने की ज़रूरत है। कुछ एंटीबायोटिक कुछ दिनों के लिए ज़रूरत होती है, कुछ पेन किलर की ज़रूरत होती है। हमने इंजेक्शन उसके बाद टांके लगाए होते हैं, टांके हम कम से कम 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते के बाद उसको खोलना चाहते हैं। और ये एक एहतियात है जो हमें इस ऑपरेशन के बाद करने की ज़रूरत है ताकि ये ऑपरेशन के अमल से हम बेहतर तरीके से इससे गुज़र जाएं और इस बीमारी के दोबारा होने का इम्कान भी कम से कम हो जाए। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आम है क्योंकि ये चीज़ें आप लोग बिल्कुल इसके ऊपर ना ध्यान नहीं देते, जो आप लोगों के लिए काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम उसका जवाब भी देंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान गुलाम सलानी और डॉक्टर ज़ीशान सरवर को दो इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह निगहबान।